Hello my dear students, welcome to RKGen Book Objective Solution Series. I am Pramod Sakya welcomes you in my YouTube channel Mac Learning Point. In this video we are going to discuss production engineering from question number 181 to 195. So let's start from question number 181. तो क्वेश्चन नंबर 181 से हमारा कास्टिंग वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 180 तक वेल्डिंग वाला पार्ट था। तो यहाँ पे इसमें पूछा है सैंड्स आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू देयर। तो सैंड्स को हम किसके आधार पर ग्रेड करते हैं ये पूछा है। सैंड्स को मेनली हम क्ले कंटेंट और ग्रेन साइज के आधार पर ग्रेड करते हैं। यहाँ पे मोल्डिंग सैंड देख लेते हैं कि क्या होते हैं मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड इस प्रकार का एक सैंड होता है जिसका यूज हम मोल्डिंग के अंदर मोल्ड बनाने के लिए करते हैं, जिसके द्वारा हम कास्टिंग प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो मोल्डिंग सैंड्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल टाइप्स ऑफ मोल्ड्स irrespective of whether they are used for producing casting of ferrous और नॉन फेरस मेटल्स। जो मोल्डिंग सैंड होता है उसके द्वारा हम किसी भी प्रकार की मेटल की कास्टिंग कर सकते हैं, चाहे वो फेरस हो या नॉन फेरस मेटल हो। मोस्ट सैंड्स कास्टिंग ऑपरेशन आर यूज सिलिका सैंड। ज़्यादातर कास्टिंग के अंदर हम सिलिका सैंड का यूज करते हैं, क्योंकि सिलिका सैंड एक प्रकार का नेचुरल सैंड होता है जो इजीली अवेलेबल रहता है। सैंड यूज टू मैन्युफैक्चर मोल्ड फॉर कास्टिंग प्रोसेस इज हेल्ड बाय मिक्सचर ऑफ वाटर एंड क्ले। तो कास्टिंग प्रोसेस के अंदर मोल्ड को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो सैंड यूज किया जाता है वो किसका मिक्सचर होता है? मिक्सचर ऑफ वाटर एंड क्ले, और उसके साथ में हम सैंड मिक्स करते हैं। तो जो सैंड की परसेंटेज होती है वो कितनी होती है? 89% और 4% वाटर एंड 7% क्ले। तो ये हमारा मिक्सचर होता है। तो मोल्डिंग सैंड को ग्रेड करने के लिए दो फैक्टर इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक होता है वाटर और क्ले कंटेंट का परसेंटेज, और दूसरा रहता है ग्रेन साइज। ग्रेन साइज में मतलब कि उसका ग्रेन कैसे हैं, फाइन ग्रेन है या फिर कोर्स ग्रेन है, फाइन ग्रेन है या फिर कोर्स ग्रेन है, उसके साइज पर भी डिपेंड करता है कि हमारा मोल्डिंग सैंड किस प्रकार का होगा। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर एंड क्ले कंटेंट और ग्रेन साइज। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं मोल्डिंग सैंड की? मोल्डिंग सैंड आर रिफ्रैक्टरी इन नेचर एंड कैन विदस्टैंड टेम्परेचर ऑफ मेटल बीइंग पोर्ड विदाउट फ्यूजिंग। तो मोल्डिंग सैंड एक रिफ्रैक्टरी नेचर का रहता है। रिफ्रैक्टरी नेचर मतलब जो उसके टेम्परेचर को इजीली विदस्टैंड कर सकता है, सहन कर सकता है। जब हम उस मोल्टन मेटल को मोल्ड के अंदर पोर करते हैं तो उस टेम्परेचर को वो इजीली विदस्टैंड कर सकता है, आसानी से सहन कर सकता है। द मोल्डिंग सैंड डू नॉट केमिकली रिएक्ट विद मोल्टन मेटल। जो मोल्डिंग सैंड होता है वो मोल्टन मेटल के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करता है। द सैंड हैव हाई डिग्री ऑफ परमिएबिलिटी। तो सैंड की जो परमिएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड दस अलाउ गैसेज फॉर्म्ड during pouring to escape. These strength, permeability and hardness of the sand mix can be varied by changing the structure of the sand. तो ये strength, permeability, hardness इन चीज़ों को हम वेरी कर सकते हैं by changing the structure of the sand. अगर सैंड के स्ट्रक्चर को अगर हम चेंज कर देते हैं तो सैंड की इन प्रॉपर्टीज़ को हम इजीली चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सैंड्स आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू देयर क्ले कंटेंट एंड ग्रेन साइज। ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 182। इन सैंड मोल्डिंग द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लास्क इज कॉल्ड। तो सैंड मोल्डिंग के अंदर जो फ्लास्क का बॉटम मोस्ट पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं ये पूछा है इसमें। तो देखते हैं कास्टिंग के अंदर फ्लास्क और मोल्ड के बारे में। कास्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द यूज ऑफ मोल्टन मटेरियल यूजुअली मेटल। तो कास्टिंग प्रोसेस एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम मोल्टन मटेरियल को पोर करते हैं एक मोल्ड कैविटी के अंदर। जो हमारा यहाँ पे रहता है इस तरीके का एक मोल्ड रहता है, इसके अंदर इस पोरिंग बेसिन की सहायता से हम मोल्ड कैविटी के अंदर मोल्टन मेटल को पोर करते हैं और उसके बाद उसको हम सॉलिडिफाई करते हैं। और यहाँ जो मोल्टन मेटल है उसकी हीट को हम किसके द्वारा रिमूव करते हैं? यहाँ पे ये जो सैंड है इस सैंड की सहायता से इसकी जो हीट है मोल्टन मेटल की वो रिमूव होती है। और तब तक रिमूव करते हैं जब तक कि वो
पूरी तरीके से सॉलिडिफाई नहीं हो जाता है। तो ये हमारी कास्टिंग प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के द्वारा हम फेरस या नॉन फेरस मेटल्स की कास्टिंग कर सकते हैं। तो इसमें फ्लास्क एक प्रकार का बॉडी या मेटल का फ्रेम रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से बॉडी या मेटल का एक फ्रेम रहता है, जिसके बॉटम और टॉप में कोई भी सरफेस नहीं रहती है, केवल ओपन रहता है, खाली रहता है ये, क्योंकि यहाँ पर हम मोल्ड को इसके अंदर फिल करते हैं और ये चारों तरफ से उस मोल्ड को सपोर्ट करके रखता है। क्योंकि यहाँ पे ये जो फ्रेम है ये चारों तरफ से इस तरीके से बना रहता है। हमारा फ्रेम जो यहाँ पे हम लोग आप देख रहे होंगे, ये हमारा फ्रेम इस तरीके से बना रहता है, जो ऐसा रहता है, जिसके अंदर क्या होता है, मोल्ड को हम फिल करते हैं और उस मोल्ड को ये सपोर्ट करके रखता है। तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो बॉटम पार्ट है, बॉटम पार्ट क्या है, ड्रैग कहलाता है। ये जो फ्रेम है वो हमारा फ्लास्क हो गया, और इसके अंदर जो सैंड है उसको हम क्या कहते हैं, मोल्ड कहते हैं। और यहाँ पर जब ये जो फ्लास्क है, फ्लास्क को हम एक पार्टिंग लाइन से सेपरेट करते हैं, और इसी जो पार्टिंग लाइन होती है इसी को हम क्या कहते हैं, चीक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो पार्टिंग लाइन आपको दिख रही है इसी को हम चीक भी कहते हैं। इंटरमीडिएट पार्ट रहता है फ्लास्क का। तो यहाँ पे जो बॉटम मोस्ट पार्ट क्या हो गया, हमारा ड्रैग हो गया। अपर मोस्ट पार्ट है, अपर मोस्ट पार्ट क्या कहलाता है, कोप कहलाता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है फ्लास्क का वो हमारा कोप कहलाएगा। और इसके अंदर ये जो पार्टिंग लाइन आपको दिख रही है, ये जो पार्टिंग लाइन है इसको कहते हैं हम इंटरमीडिएट पार्ट या फिर चीक कहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या लगा रहता है, इसके अंदर यहाँ पे ये पोरिंग कप रहता है, जिसके अंदर मोल्टन मेटल को हम स्टोर करते हैं, और उसके बाद ये पोरिंग स्प्रू के द्वारा मोल्टन मेटल को अंदर कैविटी के अंदर भेजते हैं। और यहाँ पे ये राइजर लगा रहता है, और ये हमारी क्या है, मोल्ड कैविटी है, जिसको हम पैटर्न की सहायता से बनाते हैं। तो ये फ्लास्क के पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा है बॉटम मोस्ट पार्ट के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे बॉटम मोस्ट पार्ट आप लोगों को दिख रहा होगा क्या है, हमारा ड्रैग है, और अपर मोस्ट पार्ट कहलाता है कोप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा है बॉटम मोस्ट पार्ट ड्रैग हो गया। नेक्स्ट है 183, काउ डग इज समटाइम्स यूज्ड इन। काउ डग किस प्रकार के सैंड मोल्डिंग में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सैंड मोल्डिंग के टाइप्स हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है ग्रीन सैंड मोल्डिंग। ग्रीन सैंड मोल्डिंग में क्या होता है, अमॉन्ग द सैंड कास्टिंग प्रोसेस मोल्डिंग इज ऑफन डन विद ग्रीन सैंड। तो इस प्रकार की जो मोल्डिंग होती है वो ग्रीन सैंड के साथ की जाती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ग्रीन सैंड मोल्डिंग कहते हैं। ग्रीन मोल्डिंग सैंड में बी डिफाइंड एज द प्लास्टिक मिक्सचर ऑफ सैंड ग्रेन्स, क्ले, वाटर एंड अदर मटेरियल। तो जो ग्रीन मोल्डिंग सैंड होता है वो किस किस का मिक्सचर होता है, प्लास्टिक मिक्सचर होता है, सैंड ग्रेन्स का, क्ले का, वाटर का एंड अदर मटेरियल। तो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हमारे सैंड के वो हम लोगों ने देखे थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में। सैंड 89% था, क्ले 7%, वाटर कंटेंट 2 to 8% रहता है इसके अंदर वाटर कंटेंट। इन सभी से मिलकर हमारा सैंड बना रहता है। अब इसको ग्रीन सैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रीन सैंड कहते हैं। द सैंड इज कॉल्ड ग्रीन बिकॉज मॉइस्चर प्रेजेंट एंड इज दस डिस्टिंग्विश फ्रॉम ड्राई सैंड। क्योंकि इसके अंदर क्या है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको ग्रीन सैंड कहा जाता है। अब स्टेप्स क्या होती हैं ग्रीन सैंड मोल्डिंग की। पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ द पैटर्न। सबसे पहले हम पैटर्न को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम मोल्ड को प्रिपेयर करते हैं। मोस्ट ग्रीन सैंड मोल्डिंग इज डन विद द मैच प्लेट और कोप एंड ड्रैग पैटर्न। जो ग्रीन सैंड मोल्डिंग है वो ज़्यादातर किसके साथ की जाती है, मैच प्लेट पैटर्न के साथ या फिर कोप एंड ड्रैग पैटर्न के साथ। इसमें कभी कभी लूज पैटर्न भी यूज करते हैं। लूज पैटर्न्स आर यूज्ड व्हेन रिलेटिवली फ्यू कास्टिंग ऑफ ए टाइप आर टू बी मेड। तो यहाँ पे एक प्रकार की कास्टिंग बनाने के लिए हम लूज पैटर्न का यूज करते हैं। जब हमें एक ही प्रकार की बहुत कम क्वांटिटी में कास्टिंग करनी है तो उस समय हम लूज पैटर्न का यूज करते हैं। इन सिंपल हैंड मोल्डिंग द लूज पैटर्न इज प्लेस्ड ऑन ए मोल्ड बोर्ड। तो जो सिंपल हैंड मोल्डिंग होती है, हमारी मोल्डिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है हैंड मोल्डिंग और दूसरी होती है मशीन मोल्डिंग। तो ये मशीन मोल्डिंग के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चंस में।
हैंड मोल्डिंग में क्या होता है, जो रैमिंग होती है वो हैंड के साथ होती है, और जो मशीन मोल्डिंग है उसके अंदर जो रैमिंग करते हैं हम मशीन की सहायता से करते हैं। तो हैंड मोल्डिंग के केस में क्या करते हैं, जो लूज पैटर्न है उसको मोल्ड का जो बोर्ड होता है उसके ऊपर प्लेस करते हैं एंड सराउंडेड विद द सूटेबल साइज फ्लास्क एज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर। यहाँ पे जो पैटर्न है इसको हम इस मोल्ड बोर्ड के ऊपर रखते हैं और उसके बाद जो फ्लास्क है उससे उसको कवर कर देते हैं और यहाँ उसके चारों तरफ क्या कर देते हैं, ये मोल्डिंग सैंड फिल कर देते हैं इस पैटर्न के चारों तरफ। मेकिंग द मोल्ड, molding require ramming of the sand around the pattern. As the sand is packed, it develops strength and become rigid within the flask. मोल्डिंग सैंड हम किस प्रकार से बनाते हैं, ये हमारा फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर हम क्या करेंगे, सैंड फिल करते हैं और हैंड मोल्डिंग यूज कर रहे हैं तो अपन उस सैंड को हैंड से रैम करेंगे, जिससे क्या होगा, उस सैंड की स्ट्रेंथ डेवलप होगी उसके अंदर और जो बाकी प्रॉपर्टीज होती हैं सैंड की वो भी उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। रैमिंग मे बी डन बाय हैंड, तो जो रैमिंग है वो हम लोग हैंड से भी कर सकते हैं और मशीन की सहायता से भी कर सकते हैं। उसके बाद कोर सेटिंग करते हैं। विद कोप एंड ड्रैग हाफ ऑफ द मोल्ड मेड एंड द पैटर्न विदड्रॉन, कोर आर सेट इनटू द मोल्ड कैविटी टू फॉर्म द इंटरनल सरफेसेस ऑफ द कास्टिंग। उसके बाद हम कोर सेटिंग करते हैं। यहाँ पे ये जो इसके अंदर हमने देखा था ये हमारा क्या है, कोर है। जब हमारा मोल्ड तैयार हो जाता है उसके बाद हम कोर की सेटिंग करते हैं। तो कोर सेटिंग हम क्यों करते हैं, विद द कोप एंड ड्रैग हाफ ऑफ द मोल्ड मेड द पैटर्न विदड्रॉन, कोर आर सेट। जो पैटर्न है उसको विदड्रॉ करने के लिए, निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोर की सेटिंग करते हैं इनटू द मोल्ड। इसके बाद है क्लोजिंग एंड वेइंग। विद कोर सेट द कोप एंड ड्रैग आर क्लोज्ड। जब हमारी कोर की सेटिंग हो जाती है तो उसके बाद हम कोप और ड्रैग को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। द कोप मस्ट यूजली बी वेटेड डाउन। जो कोप है उसको हम नीचे की ओर डाउन करके रखते हैं और क्लैंप कर देते हैं ड्रैग के साथ में, जिससे क्या हो, जो फ्लोटिंग हो रही है मोल्टन मेटल की वो नहीं होती है। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी एज अ प्रोडक्शन प्रोसेस। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। द लीस्ट कॉस्टली मेथड ऑफ मोल्डिंग, ये सबसे कम कॉस्टली मेथड होता है मोल्डिंग का। लेस टाइम कंज्यूमिंग सिंस नो बेकिंग ऑपरेशन और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। इसमें जो टाइम लगता है हमारा कास्टिंग को करने में, पूरी कास्टिंग प्रोसेस में, वो बहुत कम लगता है क्योंकि इसके अंदर बेकिंग ऑपरेशन नहीं होता है किसी भी इक्विपमेंट के लिए। ग्रीन सैंड मोल्ड कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस अलॉय। जो इसके अंदर हम ग्रीन सैंड यूज कर रहे हैं उस ग्रीन सैंड मोल्ड को हम किसी भी फेरस या नॉन फेरस मेटल के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रीन सैंड हमने देखा था, ग्रीन सैंड को ग्रीन सैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो इसलिए जो सूखा गोबर रहता है वो हम ग्रीन सैंड के अंदर इसलिए मिक्स करते हैं जिससे जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको सोखा जा सके, उसको कम किया जा सके। अगर हम सूखा गोबर जो काऊ डंक है उसको सुखाकर अगर हम मोल्डिंग सैंड के अंदर मिक्स करते हैं तो जो मोल्डिंग सैंड के अंदर मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसीलिए हम काऊ डंक यहाँ पे मिक्स करते हैं इस ग्रीन सैंड के अंदर, कि जिससे वो मॉइस्चर कंटेंट है वो आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सके। क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा तो परमिएबिलिटी कम हो जाएगी, और परमिएबिलिटी कम हो जाएगी तो जो गैसेज हमारी मोल्टन मेटल से निकल रही हैं, रिलीज हो रही हैं, वो वहाँ से एस्केप नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर हम काऊ डंक कभी कभी यूज करते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। और इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या होते हैं, सर्टेन मेटल्स एंड सम कास्टिंग डेवलप्स डिफेक्ट इफ पोर्ड इनटू मोल्ड कंटेनिंग मॉइस्चर। क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है तो इसीलिए इसके अंदर जो कास्टिंग डिफेक्ट हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। मोर इंट्रिकेट कास्टिंग कैन नॉट बी मेड। तो इसके द्वारा ज़्यादा डिफ़िकल्ट कास्टिंग हम नहीं कर सकते हैं। जो इंट्रिकेट शेप होते हैं, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट शेप होते हैं, उनकी कास्टिंग नहीं कर सकते हम। द डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश ऑफ ग्रीन सैंड कास्टिंग्स मे नॉट बी एडुकेट। ग्रीन सैंड मोल्डिंग की एक्यूरेसी होती है और जो सरफेस फिनिश होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। ग्रीन सैंड मोल्ड्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मे बी डैमेज ड्यूरिंग हैंडलिंग और बाई मेटल कोरोजन। जो ग्रीन सैंड मोल्ड होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। स्टोरेज ऑफ ग्रीन सैंड मोल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड इज नॉट पॉसिबल।
इसीलिए जो ग्रीन सैंड, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो इसलिए ग्रीन सैंड मोल्ड को ज़्यादा लंबे पीरियड तक हम संभाल के नहीं रख पाते हैं। नेक्स्ट है ड्राई सैंड मोल्ड। ड्राई सैंड मोल्ड को ड्राई सैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, इसीलिए इसको ड्राई सैंड कहा जाता है। द सैंड मोल्ड मेड विद द सैंड दैट डज नॉट रिक्वायर मॉइस्चर टू डेवलप स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए इसके अंदर मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो स्ट्रेंथ डेवलप होती है वो किसके आधार पर होती है? बाइंडर्स के आधार पर होती है। सर बाइंडर्स के रूप में हम क्ले को यूज करते हैं। क्ले कई प्रकार की हो सकती है, जो सीमेंट है उसका भी बाइंडर के रूप में यूज करते हैं हम। रेसिन्स हो गए, डेंस स्टिक्स हो गए, इनका हम यूज करते हैं बाइंडर्स के रूप में। सोडियम सिलिकेट हो गया, ये भी एक प्रकार का एक बाइंडर है। तो यहाँ पे बाइंडर्स के द्वारा हम स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं, ठीक है। दीज मोल्ड्स आर यूज फॉर स्टील कास्टिंग, और ड्राई सैंड मोल्ड का यूज हम कहाँ करते हैं? स्टील कास्टिंग में करते हैं। इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं? द ड्राई सैंड मोल्ड्स आर स्ट्रॉन्गर एंड मे बी हैंडल्ड मोर इजीली विद लेस डैमेज। तो ड्राई सैंड मोल्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं, इसीलिए इनको इजीली हैंडल किया जा सकता है विद लेस डैमेज। ड्राई सैंड एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉइस्चर रिलेटेड डिफेक्ट्स इन कास्टिंग। तो मॉइस्चर रिलेटेड डिफेक्ट्स हमारे ग्रीन सैंड मोल्डिंग के अंदर आते हैं, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार के जो डिफेक्ट हैं उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सरफेस फिनिश ऑफ कास्टिंग इज बेटर मेनली बिकॉज ड्राई सैंड मोल्ड्स आर कोटेड विद अ वॉश। तो इसके अंदर जो सरफेस फिनिश होती है वो अच्छी होती है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? दीज आर मोर एक्सपेंसिव कंपेरेटिवली। तो ये ग्रीन सैंड मोल्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। कास्टिंग आर मोर प्रोन टू हॉट टीयरिंग। तो इस प्रकार की जो कास्टिंग होती है वो हॉट टीयरिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं उनमें। डिस्टोर्शन इज ग्रेटर देन फॉर ग्रीन सैंड मोल्ड बिकॉज ऑफ बेकिंग। जो ड्राई सैंड मोल्ड है उसके अंदर बेकिंग की जो प्रोसेस है वो होती है, इसीलिए डिस्टोर्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रोडक्शन इज स्लोअर देन फॉर ग्रीन सैंड मोल्ड। तो इसके अंदर जो प्रोडक्शन है वो ग्रीन सैंड मोल्ड के कंपैरिजन में स्लो होता है। मोर फ्लैश इक्विपमेंट इज नीडेड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ फिनिश्ड पीसेज बिकॉज प्रोसेसिंग साइकिल आर लॉन्गर देन फॉर ग्रीन सैंड मोल्ड। इसके अंदर जो प्रोसेसिंग साइकिल है वो बहुत लंबा होता है, इसीलिए फ्लैश इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है अगर हमें एक प्रकार के फिनिश्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं। थर्ड है बेंच मोल्ड। बेंच मोल्डिंग के अंदर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ मोल्डिंग इज प्रिफर्ड फॉर स्मॉल जॉब। इस प्रकार की जो मोल्डिंग है वो स्मॉल जॉब्स के लिए प्रिफर की जाती है। द होल मोल्डिंग ऑपरेशन इज कैरीड आउट ऑन अ बेंच ऑफ कन्वीनियंट हाइट। इसको बेंच मोल्डिंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो पूरा मोल्डिंग ऑपरेशन है वो एक बेंच के ऊपर किया जाता है, एक सफिशिएंट हाइट के ऊपर। इन दिस प्रोसेस मिनिमम ऑफ 2 फ्लास्क नेमली कोप एंड ड्रैग मोल्डिंग फ्लास्क आर नेसेसरी। इसमें मिनिमम 2 फ्लास्क की आवश्यकता होती है, जिन्हें जैसे हम कोप और ड्रैग अगर ले लेते हैं तो ये हमारे 2 फ्लास्क हो गए। मिनिमम 2 फ्लास्क की आवश्यकता होती है। कुछ कुछ केसेज में क्या है, नंबर ऑफ फ्लास्क बढ़ा सकते हैं। वो किस पर डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ पार्टिंग सरफेसेस रिक्वायर्ड, कि उसके अंदर पार्टिंग सरफेसेस कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि हम नंबर ऑफ फ्लास्क कितने लेने हैं। तो ग्रीन सैंड मोल्ड के अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है, इसीलिए उसके अंदर काउ डंग भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोल्डिंग सैंड्स कैन कंटेन फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर। तो मोल्डिंग सैंड के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट की क्वांटिटी है वो कितनी होती है? 2 to 8% होती है। यहाँ पर देख लेते हैं हम। नेचुरल मोल्डिंग सैंड कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बाइंडर मटेरियल, whereas synthetic molding sand are prepared artificially using basic sand molding constituents silica sand in 85 to 91%, binder 6 to 11%, water moisture content 2 to 8% and other additives in proper proportion by weight with perfect mixing and mulling in suitable equipment। तो जो नेचुरल मोल्डिंग सैंड होता है उसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बाइंडर मटेरियल होते हैं, जबकि जो सिंथेटिक सैंड रहता है, सिंथेटिक सैंड को हम प्रिपेयर करते हैं आर्टिफिशियली, जिसके अंदर जो मोल्डिंग कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं वो हमारे सिलिका रहता है मेनली 85 to 90%, और बाइंडर रहता है 6 to 11% और वाटर रहता है 2 to 8%। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मोल्डिंग सैंड के वो कौन कौन से होते हैं? सिलिका सैंड, बाइंडर, मॉइस्चर कंटेंट, एडिटिव्स। तो ये हमारे
मोल्डिंग सैंड के कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं। सिलिका सैंड क्या होता है? सिलिका सैंड इन फॉर्म ऑफ ग्रैनुलर क्वार्ट्स इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मोल्डिंग सैंड। जो सिलिका सैंड है वो ग्रैनुलर क्वार्ट्स के फॉर्म में रहता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है मोल्डिंग सैंड का। हैविंग इनफ रिफ्रैक्टरीनेस, जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में रिफ्रैक्टरीनेस रहती है, विच कैन इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड परमिएबिलिटी टू मोल्डिंग। लेकिन सिलिका सैंड के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ भी रहती हैं। वो किसके फॉर्म में रहती हैं? जैसे आयरन ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिना हो गया, लाइम स्टोन हो गया, मैग्नीशिया, सोडा एंड पोटास। इस प्रकार की इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट रहती हैं इस सिलिका सैंड के साथ में। नेक्स्ट है बाइंडर्स। बाइंडर्स कैन बी ईदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों ही हो सकते हैं। बाइंडर्स इंक्लूड इन इनऑर्गेनिक ग्रुप आर क्ले सोडियम सिलिकेट, क्ले सोडियम सिलिकेट हो गया, पोर्टलैंड सीमेंट हो गई, तो ये बाइंडर्स के रूप में काम करते हैं। इन फाउंड्री शॉप द क्ले एक्ट्स एज अ बाइंडर विच मे बी बॉल क्ले, फायर क्ले, लिमोनाइट, फुलर अर्थ्स एंड बेंटोनाइट। तो फाउंड्री शॉप में क्ले एक बाइंडर के रूप में काम करता है। ये अलग अलग प्रकार की हो सकती है, वॉल क्ले होगी, फायर क्ले हो गया, लिमोनाइट हो गया, इस प्रकार से बेंटोनाइट हो गया। तो ये हमारे क्या है? क्ले कंटेंट होते हैं जो बाइंडर के रूप में काम करते हैं। बाइंडर्स इंक्लूड इन द ऑर्गेनिक ग्रुप आर डेक्स्ट्रिन, मोलासेस, कोरियल बाइंडर, लिंसीड ऑयल एंड रेसिन्स लाइक फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड एट्सेट्रा। ये किस में आते हैं? हमारे ऑर्गेनिक ग्रुप में आते हैं। बाइंडर्स ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप आर मोस्टली यूज्ड फॉर कोर मेकिंग। जो ऑर्गेनिक ग्रुप के बाइंडर्स हैं उनका यूज ज़्यादातर हम कोर मेकिंग में करते हैं। थर्ड है मॉइस्चर्स। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन द मोल्डिंग सैंड वेरीज फ्रॉम 2 to 8%। जो मॉइस्चर कंटेंट है मोल्डिंग सैंड के अंदर वो कितना होता है? हमारा 2 to 8% होता है। दिस अमाउंट इज एडेड टू द मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सिलिका सैंड फॉर डेवलपिंग बॉन्ड्स। तो ये जो मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर हम किस लिए ऐड करते हैं? जो क्ले और सिलिका के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द पोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले विदाउट सेपरेटिंग देम। तो ये जो मॉइस्चर का अमाउंट है, जो वाटर का अमाउंट है 2 to 8%, वो जो पोर्स होते हैं उनको फिल करने के लिए यूज किया जाता है। दिस अमाउंट ऑफ वाटर इज हेल्ड रिजिडली by the clay and is mainly responsible for developing the strength in the sand। तो ये जो अमाउंट है वाटर का वो मेनली स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। द इफेक्ट ऑफ क्ले एंड वाटर डिक्रीजेज परमिएबिलिटी विद इंक्रीजिंग क्ले एंड मॉइस्चर कंटेंट। तो जो इफेक्ट होता है क्ले और वाटर कंटेंट का वो क्या होता है कि वो परमिएबिलिटी को डिक्रीज करता है। अगर हम क्ले कंटेंट इंक्रीज करें या मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करें तो जो परमिएबिलिटी है वो हमारी कम हो जाएगी। क्योंकि परमिएबिलिटी क्या होती है? जो पोर्स होते हैं उनसे हमारी जो गैस निकल रही हैं उनको एस्केप करने की जो कैपेसिटी रहती है वो हमारी परमिएबिलिटी कहलाती है। अगर हम उसके अंदर जो पोर्स हैं उनको फिल कर देंगे तो जो वहाँ से जो गैस है वो इजीली नहीं निकल पाएगी। मतलब वहाँ पर जो परमिएबिलिटी है वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी क्ले और मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज करने से। द ग्रीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फर्स्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन क्ले कंटेंट। और जो ग्रीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो हमारी पहले इंक्रीज करती है क्ले कंटेंट के साथ, लेकिन एक सर्टेन वैल्यू के बाद वो क्या करती है? डिक्रीज करने लगती है। फोर्थ है एडिटिव्स। एडिटिव्स क्यों ऐड किए जाते हैं? द एडिटिव्स आर द मिनरल्स जनरली एडेड टू द मोल्डिंग एंड कोर सैंड मिक्सचर टू डेवलप सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़ इन द सैंड। कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को अगर हमें डेवलप करना है उस मोल्डिंग सैंड के अंदर तो हम क्या करेंगे? एडिटिव्स ऐड करेंगे। सब कॉमनली यूज्ड एडिटिव्स फॉर एनहेंसिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोल्डिंग एंड कोर सैंड आर कोल डस्ट, कॉर्नफ्लोर, डेंट्रिक्स, सी कोल, पिच, वुड फ्लोर और सिलिका फ्लोर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडिटिव्स हैं जिनको हम स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ऐड करते हैं। तो क्वेश्चन में जो पूछा है मॉइस्चर कंटेंट के बारे में पूछा है, तो मॉइस्चर कंटेंट हमारा 2 to 8% रहता है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी होगी हमारी? 8%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 185। गैस जनरेटेड इन मोल्ड
मेड विद सिंथेटिक सैंड एज कंपेयर टू सिलिका सैंड इज। तो टाइप्स ऑफ सैंड देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर क्ले बॉन्डिंग मटेरियल, तो क्ले बॉन्डिंग मटेरियल के आधार पर कैसे होते हैं, एक होता है नेचुरल सैंड और दूसरा होता है सिंथेटिक सैंड। नेचुरल सैंड जो नेचुरली अवेलेबल रहते हैं, इट कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बाइंडिंग क्ले एंड देयरफॉर नो मोर बाइंडर्स इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड। तो इसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बाइंडिंग क्ले होता है, क्ले कंटेंट अवेलेबल रहता है, इसलिए उसमें बाइंडर्स ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जो सिंथेटिक सैंड है उसको हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली बनाते हैं, तो उसके अंदर जो क्वांटिटीज़ हैं, बाइंडर्स की क्वांटिटी, जो गैस उसके अंदर से निकल रही है, वो सारी क्वांटिटीज़, या सिलिका सैंड जो हम ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, वो सारी क्वांटिटीज़ को हम क्या करते हैं, मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उसको हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। तो इट इज़ वन विच इज़ आर्टिफिशियली कंपाउंडेड बाई मिक्सिंग सैंड एंड सिलेक्टेड टाइप ऑफ क्ले बाइंडर्स। दीज सैंड हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस: लोअर कॉस्ट इन लार्ज वॉल्यूम, अगर हमें इसे लार्ज वॉल्यूम में बनाना है तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी, ये इजीली अवेलेबल रहता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ सैंड रिक्लेमेशन एंड रीयूज, तो इस सैंड को हम रीयूज भी कर सकते हैं। तो ये होता है सिंथेटिक सैंड। सिंथेटिक सैंड के अंदर जो गैसेज एस्केप हो रही हैं उनको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम आर्टिफिशियली बनाते हैं और जो कंपाउंड हम इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं उनके द्वारा जो गैसेज एस्केप हो रही हैं उनको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। और ग्रीन सैंड क्या होता है, द सैंड इन इट्स नेचुरल और मोइस्ट स्टेट इज कॉल्ड ग्रीन सैंड। तो ऐसा सैंड जो इसकी नेचुरल स्टेट में है या उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रीन सैंड। तो ग्रीन सैंड को ग्रीन सैंड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है। It is a mixture of silica sand with 20 to 30% clay, having total amount of water from 6 to 10%। तो ये किसका मिक्सचर होता है, सिलिका सैंड जिसके अंदर 20 to 30% क्ले रहता है और 6 to 10% वाटर कंटेंट रहता है। द ग्रीन सैंड मोल्ड्स आर यूज्ड फॉर स्मॉल साइज कास्टिंग ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स। जो ग्रीन सैंड मोल्ड है उसका यूज हम किसके लिए करते हैं, स्मॉल कास्टिंग बनाने के लिए, किसकी, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स की कास्टिंग बनाने के लिए। और ड्राई सैंड रहता है थर्ड, व्हेन द मॉइस्चर फ्रॉम द ग्रीन सैंड इज इवेपोरेटेड बाय ड्राइंग और बेकिंग आफ्टर द मोल्ड इज मेड इज कॉल्ड ड्राई सैंड मोल्ड। जब ग्रीन सैंड मोल्ड के मॉइस्चर को हम इवेपोरेट कर देते हैं बाय बेकिंग, तो जो सैंड हमें प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ड्राई सैंड कहलाता है। और ड्राई सैंड के अंदर जो स्ट्रेंथ हम डेवलप करते हैं वो किसके द्वारा डेवलप करते हैं, बाइंडर्स को ऐड करके। ये हम लोग डिस्कस किए थे अभी। द ड्राई सैंड मोल्ड्स हैव ग्रेटर स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, रिजिडिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी। तो ड्राई सैंड मोल्ड की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी होती है, रिजिडिटी भी अच्छी होती है, थर्मल स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है। एंड ड्राई सैंड मोल्ड आर यूज्ड फॉर लार्ज एंड हैवी कास्टिंग, ये लार्ज और हैवी कास्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है लोम सैंड। लोम सैंड कैसे होते हैं, द लोम सैंड कंसिस्ट ऑफ एज हाई एज 50% ऑफ क्ले कंटेंट। जो लोम सैंड है उसके अंदर 50% तक क्ले कंटेंट रहता है। इट इज़ यूज फॉर लोम मोल्डिंग ऑफ लार्ज ग्रे कास्ट आयरन। ये लार्ज ग्रे आयरन की कास्टिंग करने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो क्ले कंटेंट है वो 50% तक यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फेसिंग सैंड। ए सैंड यूज्ड फॉर फेसिंग ऑफ द मोल्ड इज कॉल्ड फेसिंग सैंड। तो ये मोल्ड के अंदर फेसिंग के लिए यूज किया जाता है। ये जो फेसिंग सैंड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है हमारा मोल्टन मेटल के, इसलिए जो इसकी स्ट्रेंथ और रिफ्रैक्टिवनेस है वो ज़्यादा होनी चाहिए। सिंस इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मोल्टन मेटल व्हेन पोर्ड, देयरफॉर इट मस्ट पोजेस हाई स्ट्रेंथ एंड रिफ्रैक्टिवनेस। नेक्स्ट है पार्टिंग सैंड। पार्टिंग सैंड का यूज हम जनरली किसके लिए करते हैं, जो कोप एंड ड्रैग है उसको इजीली रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं इसके सरफेसेस के ऊपर, या फिर जहाँ पे पैटर्न को हम रखते हैं वहाँ उस पैटर्न के चारों तरफ भी उसको स्प्रिंकल कर देते हैं जिससे उनको इजीली रिमूव किया जा सके। पार्टिंग सैंड इज प्योरली क्ले फ्री सिलिका। जो पार्टिंग सैंड है एक प्रकार का क्ले फ्री सिलिका सैंड होता है, ठीक है। द पार्टिंग सैंड इज प्योरली क्ले फ्री सिलिका सैंड विच इज स्प्रिंकल ऑन द पैटर्न एंड
parting surfaces of the mold so that the sand mass of the cope and drag separate without clinging and do not stick to the pattern। कोप और ड्रैग जो पार्ट हैं वो इजीली रिमूव किए जा सकें पैटर्न से और वो पैटर्न के साथ स्टिक नहीं करते हैं इस पार्टिंग सैंड की सहायता से। नेक्स्ट है बेकिंग और फ्लोर सैंड। ये एक प्रकार का बैकअप सैंड होता है जो किसको बैकअप प्रोवाइड करता है, जो फेसिंग सैंड है उसको बैकअप प्रोवाइड करता है कि ये जो फेसिंग सैंड है वो पैटर्न के जस्ट नेक्स्ट यूज नहीं किया जाए, मतलब पैटर्न के आसपास यूज नहीं किया जाए। इज कॉल्ड बेकिंग सैंड, इसी को हम क्या कहते हैं, बेकिंग सैंड कहते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स ब्लैक कलर इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड ब्लैक सैंड। इसका कलर जो है ब्लैक होता है इसीलिए हम इसको कभी कभी ब्लैक सैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट है कोर सैंड। ए सैंड यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द कोर्स इज कॉल्ड कोर सैंड। कोर को प्रिपेयर करने के लिए जो सैंड यूज किया जाता है उसको हम कोर सैंड कहते हैं। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड ऑयल सैंड, इसको ऑयल सैंड भी कहा जाता है कभी कभी। अब जो ग्रीन सैंड के कंपोजिशन है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक बार। गैस जनरेटेड इन मोल्ड मेड विद सिंथेटिक सैंड एज कम्पेयर टू सिलिका सैंड। तो सिलिका सैंड हमारा एक नेचुरल सैंड होता है और सिंथेटिक सैंड हमारा क्या होता है, एक प्रकार का आर्टिफिशियल सैंड होता है। तो आर्टिफिशियल सैंड के अंदर हम जो कंपाउंड्स के जो परसेंटेज हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं और उसके द्वारा जो गैस जनरेट हो रही है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंथेटिक सैंड के अंदर जो गैस जनरेट होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू सिलिका सैंड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 186। रेडल। रेडल क्या होती है, एक प्रकार की छलनी होती है जो हम सैंड को छानने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, एक प्रकार की छलनी होती है। रेडल टूल इज अ स्क्रीन और sieve used to remove small pieces of metal and foreign particle from the molding sand। तो मोल्डिंग सैंड के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो मेटल के स्मॉल स्मॉल पीसेज होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उस मोल्डिंग सैंड को छानते हैं इन छलनी से। तो इसी छलनी को हम क्या कहते हैं, रेडल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ए राउंड सीव, एक प्रकार की एक राउंड सीव होती है, छलनी होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 187। इन सैंड मोल्डिंग द मिडिल पार्ट ऑफ द फ्लास्क इज कॉल्ड। तो फ्लास्क का जो मिडिल पार्ट है वो क्या कहलाता है, चीक कहलाता है। ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। इसके अंदर ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं पार्टिंग लाइन भी कहते हैं और चीक भी कहते हैं। नीचे वाला पार्ट ड्रैग कहलाता है और ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, कोप कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 188। कोप इन फाउंड्री प्रैक्टिस रेफर्स टू। तो कोप हमारा क्या है, अपर पार्ट है, टॉप पार्ट है। तो टॉप हाफ ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है 189। इन ऑर्डर टू रैम द सैंड सॉफ्टर ऑन द पैटर्न फेस एंड हार्डर एट द बैक ऑफ द मोल्ड फॉलोइंग टाइप ऑफ मोल्डिंग मशीन इज यूज्ड। तो इसमें पूछा गया है कि पैटर्न फेस पर जो सैंड है अगर रैम करने के बाद सॉफ्ट है और जहाँ मोल्ड के बैक में क्या है, जो सैंड हार्डर है, तो ये इस प्रकार से रैमिंग हम किस मशीन के द्वारा कर सकते हैं। तो जो मोल्डिंग मशीन्स हैं वो हमारी कौन कौन सी होती हैं, देख लेते हैं। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ कास्टिंग इज टू बी प्रोड्यूस्ड हैंड मोल्डिंग कंज्यूम्स मोर टाइम, लेबर एंड ऑल्सो एक्यूरेसी एंड यूनिफॉर्मिटी इन मेल्डिंग वेरीज। जब हम लार्ज नंबर ऑफ कास्टिंग प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उस समय हैंड मोल्डिंग के द्वारा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा लेबर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और उसके द्वारा जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे उनकी जो एक्यूरेसी है वो भी बहुत कम रहेगी। तो इस प्रकार की डिफ़िकल्टीज़ को कम करने के लिए ही हम मोल्डिंग मशीन्स का यूज करते हैं। तो बेस्ड ऑन रैमिंग मेथड, जो रैमिंग का मेथड होता है उसी के आधार पर हम इनको क्लासीफाई करते हैं। एक होता है जॉल्ट, दूसरी है स्क्वीज मशीन और थर्ड है सैंड स्लिंजर। तो ये तीनों देख लेते हैं। जॉल्ट मशीन में क्या होता है, यहाँ पे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट रहता है। ये हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इसके ऊपर ये टेबल माउंटेड रहती है। इसी टेबल को हम मूव कराते हैं ऊपर नीचे। तो जब और इस टेबल के ऊपर क्या है, मोल्डिंग बॉक्स रखा रहता है जिसके अंदर सैंड रहता है और पैटर्न रखा रहता है जिसको हमें रैम करना है। तो यहाँ पर इस टेबल को हम मूव कराएंगे ऊपर की ओर, कुछ डिस्टेंस तक ले जाते हैं और उसके बाद उसको ड्रॉप कराते हैं ग्रेविटी के अंडर। तो
तो ये जो ड्रॉप होगी नीचे की ओर, तो यहाँ पे ये सॉलिड बेड लगा हुआ है, इसके ऊपर इससे टकराएगी। तो इससे टकराने से क्या होगा, यहाँ इसके अंदर जो मोल्डिंग बॉक्स है, मोल्डिंग बॉक्स के अंदर जो सैंड है वो क्या करेगा, क्लोजली पैक्ड हो जाएगा। कहाँ पे, पैटर्न के आसपास। ठीक है, इस पैटर्न के आसपास से ये जो सैंड है वो क्लोजली पैक्ड हो जाएगा। पैटर्न के आसपास सैंड की डेंसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, क्लोजली पैक्ड रहेंगे। और जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस पर डेंसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी जॉल्ट मशीन। इस टेबल को जब हम ऊपर की ओर मूव कराते हैं और उसके बाद ड्रॉप करते हैं, तो ये जो रेज करने का और ड्रॉप करने का जो फिनोमिना है, इसी को हम जॉल्ट कहते हैं, इसीलिए इस मशीन का नाम जॉल्ट मशीन पड़ा है। और नेक्स्ट होती है स्क्वीज मशीन। स्क्वीज मशीन के अंदर क्या करते हैं, एक फिक्स्ड टेबल रहते हैं। यहाँ पे ये जो टेबल है वो हमारी फिक्स्ड टेबल है, और उसके ऊपर हम मोल्ड बॉक्स को रखते हैं, और मोल्ड बॉक्स के अंदर पैटर्न रखने के बाद हम सैंड से फिल कर देते हैं उसको, और इस सैंड को रैम करना रहता है। तो ये जो रैमिंग हो रही है यहाँ पे, रैमिंग हम किस प्रकार से करते हैं, एक फ्लैट टेबल के द्वारा स्क्वीजिंग टाइप से करते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वीज मशीन कहते हैं। यहाँ पे एक फ्लैट टेबल लेते हैं या फिर एक रबर का डायफ्राम लेते हैं, जिसके द्वारा उसकी रैमिंग करते हैं सैंड की। तो इसमें क्या करेंगे, ये फिक्स्ड टेबल होगी, फिक्स्ड टेबल के ऊपर मोल्ड बॉक्स रखा, और इस सैंड को हम यहाँ से स्क्वीज करेंगे। तो स्क्वीज करने से क्या होगा, यहाँ ये जो टॉप पार्ट है, इस पार्ट में क्या होगा, सैंड की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, क्लोजली पैक्ड यहाँ पे टॉप पार्ट में रहेंगे, और पैटर्न के आसपास जो एरिया है उसके आसपास जो सैंड रहेगा वो थोड़ा दूर दूर रहेगा, मतलब क्लोजली पैक्ड नहीं रहेगा सैंड यहाँ पे पैटर्न के आसपास के एरिया में। क्योंकि हम रैमिंग कहाँ से कर रहे हैं, ऊपर से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं इस स्क्वीज प्लेट के द्वारा। तो यहाँ इस सरफेस पर, इस सरफेस के आसपास जो सैंड रहेगा वो हमारा क्लोजली पैक्ड रहेगा, और पैटर्न के आसपास जो है वो क्लोजली पैक्ड नहीं रहेगा। ये स्क्वीजिंग मशीन हो गई। तो इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है, द डिसएडवांटेज ऑफ स्क्वीज मशीन इज दैट द डेंसिटी एंड हार्डनेस ऑफ द रैम्ड सैंड एट द बॉटम ऑफ द मोल्ड बॉक्स इज लेस। तो मोल्ड बॉक्स के बॉटम में कम रहती है डेंसिटी, और हार्डनेस भी कम रहती है, व्हेन कंपेयर टू इट्स टॉप पोर्शन, इसके टॉप पोर्शन के कंपैरिजन में। ठीक है, टॉप पोर्शन में जो सैंड है वो क्लोजली पैक्ड रहेगा, और पैटर्न के आसपास एरिया में सैंड हमारा क्लोजली पैक्ड नहीं रहेगा, डेंसिटी कम रहेगी। और थर्ड है हमारा सैंड सिलेंडर। सैंड सिलेंडर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये एक प्रकार का इम्पेलर लगा रहता है, इम्पेलर की सहायता से हम सैंड को यहाँ पे ड्रॉप कराते हैं। तो यहाँ पे ये जो सैंड विन है, यहाँ पे ये सैंड विन लगा हुआ है, ये बकेट एलिवेटर है। बकेट एलिवेटर की सहायता से यहाँ पे जो प्री मिक्स्ड सैंड यहाँ पे फिल रहता है, इस प्री मिक्स्ड सैंड को बकेट एलिवेटर की सहायता से हम कहाँ तक ले जाते हैं, ये बेल्ट कन्वेयर तक ले जाते हैं, और बेल्ट कन्वेयर की सहायता से यहाँ पर लेके आते हैं जहाँ पे प्रॉपरली मिक्स होता है, जहाँ से इस इम्पेलर की सहायता से हम, जो इम्पेलर 1800 से 2000 आरपीएम पर मूव करता है, इस इम्पेलर की सहायता से हम मोल्ड के अंदर ड्रॉप कराते हैं। तो यहाँ पर जो सैंड है वो यूनिफॉर्मली इसके अंदर फिल होता है। इन दिस मेथड द सैंड डेंसिटी इज मोर यूनिफॉर्म एंड ऑल द लेवल्स एंड इट इज़ देयरफॉर बेस्ट सूटेबल फॉर एनी टाइप ऑफ मोल्ड। तो इसीलिए जो सैंड सिलेंडर्स होते हैं वो किसी भी प्रकार के मोल्ड के लिए सूटेबल रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे ये इम्पेलर लगा रहता है जो रोटेट करता है 1800 to 2000 आरपीएम पर, जिसके द्वारा हम मोल्ड के अंदर सैंड को ड्रॉप कराते हैं। तो ये होता है हमारा सैंड सिलेंडर। इसमें पूछा है कि यहाँ पे पैटर्न के आसपास एरिया में क्या हो, सैंड सॉफ्ट हो, सैंड सॉफ्टर ऑन द पैटर्न फेस एंड हार्डर एट द बैक ऑफ द मोल्ड। तो ये हमने किस में देखा, स्क्वीजिंग के अंदर। स्क्वीजिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पे पैटर्न के आसपास एरिया में क्या होता है, सैंड हमारा क्लोजली पैक्ड नहीं रहता है, डेंसिटी कम रहती है और हार्डनेस भी कम रहती है, लेकिन टॉप पार्ट में क्या रहती है, यहाँ पे हार्डनेस और डेंसिटी दोनों ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 190। यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस इज ऑब्टेन थ्रू आउट द मोल्ड बाई फॉलोइंग मोल्डिंग मशीन। तो यूनिफॉर्म हार्डनेस हम किसके अंदर ऑब्टेन कर पाते हैं,
सैंड स्लिंजर के अंदर। ये हम लोगों ने देखा अभी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।